Guys, today I'm going to start ethers. Here we will also talk about cyclic ethers epoxides. We had already discussed epoxides in reaction mechanism. ठीक है, चलो तो पहले ईथर का जनरल फॉर्मूला. जनरल फॉर्मूला ROR या फिर R डैश लिख सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं. CH3OCH3 ये एक सिमेट्रिकल ईथर है. डाई मिथाइल ईथर. ठीक है, या फिर हम लोग इसको IUPAC नेम में जाएंगे तो मिथॉक्सी मीथेन. ठीक है, इसी तरह से CH3CH2OCH3 ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर है. ठीक, कॉमन नेम पे जाएंगे तो इथाइल मिथाइल ईथर. और अगर IUPAC नेम पे जाना है तो फिर हम लोग जो छोटा वो ग्रुप है उसको हम एल्कोक्सी में बोलते हैं. जनरल वे में एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं. ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन. तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन. मिथॉक्सी इथेन. ठीक है, अब कुछ एरोमेटिक वाले भी लिख लेते हैं. जैसे आप इसमें देखो, ये एग्जाम्पल, ये कॉमन नेम इसका अपने को पहले से मालूम है क्या है, एनिसॉल. ठीक, तो ये एलिफेटिक एरोमेटिक ईथर है. इसको हम लोग मिथाइल इनाइल ईथर भी बोलते हैं. ठीक है, या मिथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं. अब इसमें देखोगे दूसरा डाइफिनाइल ईथर. ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना. इसके अलावा जो साइक्लिक ईथर्स में हमें करना है 3 मेंबर, जिनको एपॉक्साइड्स या ऑक्सीरेंस कहते हैं. ठीक है, तो ये है बेसिक ऑक्सीरेन. ठीक, इपॉक्साइड भी लिख सकते हैं या इथाइलिन ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको. ठीक, इसके अलावा जो इससे बड़ा होगा साइज में वो ये है, इसको ऑक्सीटेन कहते हैं. ठीक है, ऑक्सीटेन. इसको ट्राई मिथाइलिन ऑक्साइड भी कहते हैं. इसके अलावा ये, इसको ऑक्सोलेन कहते हैं. ऑक्सोलेन, अगर रिकॉल करो इसको हमने कई बार लिखा, ये THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान. सॉल्वेंट की तरह इसको यूज करते हैं. फिर ऑक्सेन है, 6 मेंबर जब लिखते हैं ऑक्सेन. ठीक है, ये एक्चुअली पायरान से आया है तो उसको टेट्राहाइड्रोपायरान बोलते हैं. टेट्रा हाइड्रोपायरान, ये सब हमने IUPAC के टाइम पर किया हुआ है. ये डाईऑक्सेन है. अभी आपने देखा होगा कि जब हम डिस्कशन कर रहे थे इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो ये हमने डाईऑक्सेन जो है वहां पर बनाया था. ठीक है, ये डाईऑक्सेन हो गया. इसके अलावा जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको THF दिया, तो THF फ्यूरान से आया तो ये फ्यूरान है. फिर पायरान, ये पायरान आप लिख सकते हो. ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो एक बार.
चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे सारे चैप्टर्स में हम लोग करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड से। लिखिएगा आप लोग, हेडिंग डालिएगा प्रिपरेशन मेथड्स। और प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहला लिखिएगा by dehydration of alcohol with concentrated H2SO4 at 140 degrees Celsius. Dehydration of alcohol with concentrated H2SO4 at 140 degrees Celsius. प्राइमरी अल्कोहल चूज करते हैं हम लोग। अच्छा गाइस, इससे पहले अगर आप रिकॉल करो, हमारा पूरा फोकस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जब था तो एल्कीन बनाने में था, राइट ना। यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलने वाला है, ईथर। ठीक, तो इसमें पहले तो एक नोट लिख लो, इससे क्या है नोट्स आपके प्रॉपर बनेंगे। नोट लिखेगा when primary alcohols are heated with concentrated sulfuric acid at 140 degrees Celsius. Concentrated sulfuric acid at 140 degrees Celsius. They undergo bimolecular dehydration. They undergo bimolecular dehydration to give symmetrical ethers. देखो अब इसमें कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने लिया CH3 CH2OH, है ना। इसके कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी ईथर बनाना है, तो ऑफ कोर्स 2, और तुमने इसमें डाल दिया H2SO। टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा या आप प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले H2SO4 क्या बोलेगा बेटा कि आई एम अ प्रोटॉन डोनर, माय जॉब इज टू गिव प्रोटॉन। तो अब जैसे आपने ये CH3 CH2OH चूज किया तो ये H2SO4 अपना प्रोटॉन देगा, राइट। तो ये बनाएगा, आप रिवर्सिबल साइन दिखा सकते हो, CH3 CH2OH प्लस, ये मिल गया। अब ये जो है रिएक्शन करेगा दूसरे मॉलिक्यूल अल्कोहल के। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल अल्कोहल का वो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू सब्स्टिट्यूशन कराएगा। इसके थ्रू SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। तो इसका जो प्रोडक्ट है आप ध्यान से देखो, बिकॉज ऑक्सीजन न्यूट्रल था। देखो H2O लिविंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, इसलिए ये लीव करना चाहता, बट ये प्राइमरी है CH3 CH2 तो वो लीव करने नहीं देगा। तो क्या होगा, सब साइमल्टेनियसली होगा, यानी वन स्टेप में रिएक्शन होगा, और वन स्टेप में रिएक्शन हो गया तो ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन हो गया, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ। फिर इसके बाद यहाँ से आप H+ हटा दो, ठीक। तो ये बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमारा सीधे वहां पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है SN2 मैकेनिज्म। अब इसमें होता क्या है, देखो इसमें इसमें आप इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट भी एज अ पहले उसमें दिखा सकते हो प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं आपको समझा दूं कि होता क्या है, अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर जो है लेटर से टर्शरी एल्कोहल आपने ले लिया, तो अब टर्शरी एल्कोहल में क्या हो जाएगा बेटा, कि जो पहला स्टेप हुआ जिसमें H2O की लीव करने की टेंडेंसी बढ़ रही थी, तो H2O लीव कर जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, राइट ना। और अगर कार्बोकेटायन बन जाएगा
कार्बोकेटायन बन जाएगा तो वहां एलिमिनेशन की चांसेस हो जाएंगे, राइट ना। और अगर एलिमिनेशन के चांसेस होंगे तो एल्कीन विल बी द प्रोडक्ट। सो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। इसको पहले कॉपी कर लो, फिर और बातें बताते हैं। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक दो बातें आप ध्यान रखिएगा, और कि ये मेथड सुटेबल किसके लिए है? सिमेट्रिकल ईथर्स के लिए। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर आप बनाओगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? जैसे मान लीजिए कि आपने इसमें एक चूज किया CH3CH2OH, और एक चूज कर लिया आपने CH3OH, और इसको आपने H2SO4 के साथ ट्रीट कराया। और प्रॉब्लम क्या होगी इसमें? ये अपने एल्कोहल मॉलिक्यूल, बिकॉज सैंपल लोगे आप 1 मोल लोगे, तो 1 मोल हैज गॉट 6 × 10⁻22 मॉलिक्यूल, तो उसमें 2 मॉलिक्यूल ईथर बनाने के लिए चाहिए। तो ये अपना ईथर देगा, ये अपना ईथर देगा, और ये तो परसेंटेज यील्ड जो डिजायर्ड प्रोडक्ट की है वो कम हो जाएगी। सो वी डू नॉट यूज दिस मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। अभी आगे आप पढ़ोगे, आप आगे का मेथड जैसे विलियमसन सिंथेसिस है, तो वो अच्छा सुटेबल मेथड है, उससे हम लोग बना लेंगे। तो ये मेथड के लिए हम ये मेथड अवॉइड करते हैं, किसके लिए? अनसिमेट्रिकल। अब इसमें कई बार क्या होता है कि आप जो है अनसिमेट्रिकल ईथर्स जैसे बनाना है आपको, तो टर्शरी एल्कोहल्स को आपने लिया और CH3OH या C2H5OH के साथ ट्रीट किया। C2H5OH को आपने एक्सेस में लिया, एक सॉल्वेंट की तरह मान लिया, तो वहां पर एक ईथर आपको मिल सकता है। ठीक है, सो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। द मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर सिमेट्रिकल। आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट आप लिखिएगा दूसरा, जिसमें हम लोग Al2O3 यूज करते हैं, वो वेपर फेज का डिहाइड्रेशन है। अगेन ये बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन है प्राइमरी अल्कोहल्स का। फिर से मान लीजिए आपने 2 मॉलिक्यूल ले लिए CH3CH2OH, इस बार Al2O3 लिया। आपने पिछली बार जब एल्कीन बनाया था तो 350 डिग्री सेल्सियस लिया था, अब हम लेंगे 250 डिग्री सेल्सियस। ये बन जाएगा CH3CH2O CH2CS। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। अगर सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल्स लेंगे इसमें, तो मेनली एल्कीन्स मिलेगा। चलो अब नेक्स्ट आगे लिखिएगा इसमें, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक एल्कोहल चूज किया, उसमें आपने सोडियम डाल दिया, तो सोडियम इज केपेबल ऑफ लिबरेटिंग H2 गैस। H कनेक्टेड टू ऑक्सीजन है ना, इसलिए। और क्या बन जाएगा बड़ा? RONA। ठीक है, RONA बन गया।
अब ये जो RONA है, इसमें ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर। तो ये किसका काम करेगा बेटा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल इसकी रिएक्शन किसके साथ करा सकते हैं? किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ ले सकते हो आप, है ना? लेकिन कंडीशन है उसमें, जैसे मान लीजिए मैंने R' ले लिया, तो ये SN2 रिएक्शन हो जाएगा, राइट ना? तो ये क्या हो जाएगा? ROR'। अब SN2 रिएक्शन अगर कराना है, तो किस टाइप का अल्काइल हैलाइड लेना चाहिए? मिथाइल ले सकते हो या प्राइमरी ले सकते हो। मिथाइल और प्राइमरी, बिकॉज SN2 कराना है ना। अगर इसमें आपने सेकेंडरी ले लिया, टर्शरी ले लिया, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? जैसे इवन प्राइमरी ले लिया, जिसमें जो है बीटा पोजीशन पे ब्रांचिंग है, तो फिर एलिमिनेशन फेवर करेगा। मतलब यहीं पर अगर मान लीजिए मैंने ये ले लिया, CH3 CH CH3 Cl ले लिया, है ना? तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, राइट ना? ROH प्लस NaCl। जबकि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है? ROR'। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि वो होना चाहिए मिथाइल और प्राइमरी। क्लियर है? इसको कॉपी कर लो। गाइस, अब इसमें एक और बात याद रखिएगा कि जो हमने जैसे यहाँ पर एल्काइल हैलाइड चूज किया है,
यहाँ पर आप दूसरे भी सब्सटेंसेस यूज कर सकते हैं जिसमें लीविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे आप डाइमिथाइल सल्फेट यूज कर सकते हैं, CH3 होल ट्वाइस SO4। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे। लेट मी इरेज दिस। इसका स्ट्रक्चर आप देखो तो खुद ही समझ जाओगे। CH3O डबल बॉन्ड O, तो ये हिस्सा जो होगा ना, दिस इज लीविंग। बहुत सिंपल है बेटा। आपने ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर देखो बना रखा है, वही न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा इस मिथाइल पे, ये पार्ट लीव कर जाएगा, तो ROCH3 करके जैसे एक प्रोडक्ट बन गया है ना। अब इसी में आप ले सकते हो, जैसे आप OTS रिकॉल करो, है ना। तो उसमें हमारे पास जैसे कोई भी R-OH दिया है तो हम लोग TSCl के साथ रिएक्शन करके बना लेते थे ना, ROTS करके, तो ये लीविंग ग्रुप हो जाता था। तो ये भी इस तरह का आप यूज कर सकते हो, है ना, कि लाइक मिथाइल पैरा टोलुइन सल्फोनेट आपने यूज किया, उसमें भी इसी तरह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है। वैसे हम लोगों ने जब ये फिनॉल किया था, तो फिनॉल के टाइम पे फिनॉलिक ईथर का डिस्कशन हम लोगों ने किया, तो उसमें भी ऑलरेडी चीजें डिस्कशन हो चुका है। साइक्लिक भी आप इसमें बना सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने चूज किया लाइक CH3 यहाँ पर OH लिख दिया, ये Cl ऐसा ले लिया मैंने। इसका सबसे पहले सोडियम के साथ, तो आप सोडियम ये H2 लिबरेट कराएगा यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, O पे माइनस आ जाएगा, यानी अब न्यूक्लियोफाइल बन गया वो। और यहाँ पर लीविंग ग्रुप आपको समझ में ही आ रहा होगा कि लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल सा थोड़ा, राइट। इसको भी कॉपी कर लो। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में लिखिएगा, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में बाय सॉल्वो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सॉल्वो मर्क्यूरेशन अगर आप याद करो तो हम लोग ने इसमें ऑलरेडी किया हुआ था, जब ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किया है, ठीक है ना। तो उसी से मिलता जुलता रिएक्शन, केवल हम लोग अभी सॉल्वो बोल रहे हैं, मतलब कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज करना चाहते हैं, ठीक है। सॉल्वो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वाटर के टाइम पर ऑक्सी मर्क्यूरेशन। अब हमको ईथर बनाना है, तो हम लोग इसको एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन भी बोल सकते हैं। सॉल्वो के बदले यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल्कोक्सी, राइट। अभी तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन दिखाते हैं। नॉर्मल रिएक्शन में क्या था बेटा, जैसे मान लो कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये था। क्या क्या डालते थे पहले स्टेज में, मर्क्यूरिक एसीटेट होता था, राइट। THF सॉल्वेंट ले लेते थे, H2O होता था, और दूसरे स्टेज में हमारा NaBH4। तो ये जो H2O है, इस H2O का ही हम लोग यूज करते थे बेटा, HOH लिख करके OH वाला पार्ट लेते थे, राइट। और इसका आंसर लिख देते थे CH, मार्कोनिकॉफ से एडिशन होता था बिना किसी रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर भी वही चीज करने वाले हैं, केवल वो जो H2O लिखा है उसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर कोई एल्कोहल लिख देंगे, क्योंकि ईथर बनाना है ना, तो एल्कोहल एज ए सॉल्वेंट हम लोग यहाँ लिखेंगे। देखो अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, CH3COO होल ट्वाइस Hg, यहाँ पर लिखेंगे THF,
फिर आपको यहाँ पर जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया CH3CH2OH, ठीक, CH3CH2OH, और दूसरे स्टेज में यहाँ पर दिखा दिया NaBH4। तो अभी क्या करना है आपको, ये जो कार्बन है इसी पे आएगा OR, है ना? तो OR कहाँ से आएगा? ये जो हिस्सा है ये हमारा हो गया एक, H प्लस के अलावा यही तो हो गया ना, अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट में ऐसे ही डिवाइड कर दे। मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है ना, तो नेगेटिव पार्ट इज गिवन द कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर आ जाएगा OCH2CH3, और फिर ये बन जाएगा CH3। ये आपका प्रोडक्ट है व्हिच यू कैन सी, दिस इज ईथर। ठीक है। अब इसमें होता क्या है बेटा, कि जैसे अपने को मालूम है कि ये जो एल्कीन है, इस पे पहला अटैक कौन करता है? HgOAC। ये जो आपको दिख रहा है, ये पहले ब्रेक होगा HgOAC प्लस में और AC माइनस में। तो ये अटैक, अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? उस कार्बन पे जिसका नेबर कार्बोकेटायन स्टेबल हो, बट यहाँ कार्बोकेटायन तो बनेगा नहीं। इमीडिएट क्या हो जाता है बेटा, वो जो Hg वाला पार्ट है वो बॉन्ड बना लेता है, साइक्लिक बन गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर कार्बोकेटायन की बात करेंगे, तो जब आप से इसी का जो CH3CH2OH लोगे वो यहाँ अटैक करेगा। ये बिल्कुल रिएक्शन कैसी होगी कि जिसमें उस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जहां पर वो स्टेबल कार्बोकेटायन दे पाए। रीअरेंजमेंट नहीं होता, इसको SN1 टाइप में बोल सकते हो, एंटी पोजीशन पे अटैक होता है। तो ये बन जाएगा O, और फिर H आएगा, O+H निकाल दोगे तो ये फाइनली इस तरह से अटैच हो जाएगा। ये फिर क्या होगा, NaBH4 डालोगे तो HgOAC H से रिप्लेस हो जाएगा, राइट? ये बन जाएगा CH3CHO CH2CH3CH। ये आप चाहो तो मैकेनिज्म लिख सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है पहले भी। और इसमें आप देख लो कि अगर बाय चांस कोई आगे चल के आप जब दूसरे क्वेश्चंस करोगे तो उसमें कायरल कार्बन भी मिल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप में कायरलिटी होगी तो डेक्स्ट्रो लेवो ये सब भी बात कर सकते हैं। इसको कॉपी
चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड लिखिएगा यहाँ पर, बाय हीटिंग, by heating alkyl halide with dry silver oxide। ये हमने एल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी रिएक्शन लिख ली थी, बट फिर भी आप दोबारा लिख लो। तो आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। देखो इसमें सबसे पहली बात है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हम चूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने इसमें CH3 CH2 Cl2, ठीक, तो आप ले लेंगे इसमें Ag2O, हीटिंग साइन, CH3 CH2O CH2 CH3, और बन जाएगा AgCl। ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, इसको कहो। चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन लिखिएगा इसमें, बाय एडिशन ऑफ, by addition of alcohols to alkenes, by addition of alcohols to alkene। अब इसमें क्या होगा कि जैसे एल्कीन आपने चूज किया CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन मान लीजिए आपने चूज कर लिया। इसकी रिएक्शन CH3OH के साथ, और यहाँ पर H प्लस ले लिया। H प्लस सबसे पहले क्या करेगा बेटा, आपके पास देखो एल्कीन वहां पर सामने है, ठीक। एल्कीन का अगर वहां पर H प्लस अटैक करता है तो कार्बोकेटायन बन जाएगा। कार्बोकेटायन बनते ही फिर CH3OH के साथ इंटरेक्शन होगा, बिकॉज कार्बोकेटायन इज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड CH3OH इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो देखो इसमें सबसे पहले H2SO4 क्या करेगा, H प्लस सप्लाई करेगा। H प्लस कहाँ अटैक करेगा, उस कार्बन पे जिसका नेबर क्या दे दे आपको, स्टेबल कार्बोकेटायन। कितनी बार हमने ये किया हुआ है, ये मिल गया। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, CH3OH है आपके पास, तो बस यहाँ पर आप अटैक करा देंगे। H प्लस हटा दो आप, आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो।
राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में लिखिएगा, बाय एक्शन ऑफ डाइजोमीथेन, बाय एक्शन ऑफ डाइजोमीथेन, बाय एक्शन ऑफ डाइजोमीथेन। अब इसमें क्या होता है कि देखो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे आपने फिनॉल लिया ना, तो अगर आप रिकॉल करो तो हम लोगों ने इसकी रिएक्शन की हुई थी, है ना? और इसमें मैंने आपको मैकेनिज्म भी समझाया था कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद ये बिकॉज़ ये H एसिडिक H होता है, तो CH2 माइनस उसको अब्स्ट्रैक्ट करता है और बन जाता है CH3N2+। तो अब बिकॉज़ N2 एक अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर, तो ये एज़ अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर देता है और ये बन जाता है CH3O, और ये इस तरह से फिनाइल, ठीक? तो ये हो गया रिएक्शन, सिंपल सा रिएक्शन था। बट अल्कोहल्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि अल्कोहल्स का एच उतना तो एसिडिक नहीं है, राइट? CH3CH2OH, और अगर आप इसमें रिएक्शन कराना चाहोगे इसकी, तो रिएक्शन ऑलमोस्ट नहीं होगी। हाँ, ये रिएक्शन हो जाती है कब, जब हम HBF4 यानी फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं या BF3 की प्रेजेंस लेते हैं, ठीक है? तो एक नोट लिखिएगा रिएक्शन लिखने से पहले, लिखिएगा, when alcohols are reacted with, when alcohols are reacted with diazomethane, diazomethane with BF3 or HBF4, fluoroboric acid, HBF4 as catalyst, then ether is obtained. ऐसा करके लिखो, ether is obtained। तो उसमें कैसा आप मैकेनिज्म दिखा सकते हो कि जैसे आपने एक अल्कोहल चूज किया, CH3CH2OH, और यहाँ पर BF3 है भाई, ठीक? तो BF3 क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, एम्प्टी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है? अब ये क्या करेगा कि ये जो H है ना, इस H की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। जो BF3 का फंक्शन है यहाँ पर, क्या करेगा वो? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। तो अब जब तुम यहाँ पर CH2N और ये लोगे, तो ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा इजिली, बिकॉज ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी नाउ टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, राइट? तो ये बन जाएगा CH3N2, और दूसरी चीज क्या मिलेगी? CH3CH2O BF3-। अब जब BF3 जो कि कैटलिस्ट था वो निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, तो यहाँ पर ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, ठीक? तो इसको आप
चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब इसमें अगर तुमने HbF4 ले लिया होता तो मैकेनिज्म में उसको ऐसे सोच सकते हो कि HbF4 के पास तो खुद ही ये H है ना, तो इसको H+BF4 माइनस की तरह लिख सकती हूँ। तो स्टार्टिंग कैसे होती है कि CH2N2 इस तरह से आपने लिखा, ये जो है इनिशियल फेज में इस तरह से आपको CH3N2 बनाकर देता है। ठीक, लीविंग ग्रुप आपके पास यहाँ पर है। उसके बाद जो CH3CH2OH आपने चूज किया या CH3OH आपने चूज किया, वो यहाँ पर ऐसे इसको लीव करा था। ये इस तरह से मिलेगा आपको। ठीक, फिर आपके पास यहाँ पर जो BF4 माइनस बचा था स्टार्टिंग में, वो इस H को वापस लेगा। CH3CH2O CH3, यहाँ पर आप HF लिख सकते हो, BF3 लिख सकते हो या HBF4 करके इसको लिख सकते हो। इसका भी आप मैकेनिज्म। सो अभी हमने प्रिपरेशन मेथड्स जितने थे वो सब खत्म कर दिए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की बात। तो प्रॉपर्टीज में इसमें पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। लिखिएगा पहला, लोअर मेंबर्स आर गैसेस, lower members are gases or volatile liquids. Lower members are gases or volatile liquids. देखो, डाइमिथाइल ईथर की बात कर लो, इथाइल मिथाइल ईथर की बात कर लो, ये सब के सब कलरलेस गैसेस है ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है,
और इनके अलावा जो बाकी इनके होमोलॉगस जो हैं वो कलरलेस लिक्विड्स हैं विथ कैरेक्टरिस्टिक ईथर स्मेल इसको कहते हैं, ठीक है? अब इसमें आगे लिखिएगा पॉइंट नंबर 2 करके लिख लीजिएगा कि द बॉइलिंग पॉइंट्स आर मच लोअर देन boiling points are much lower than those of alcohols containing same number of carbon atoms than those of alcohols containing same number of carbon atoms. ठीक है? अब इसमें इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना? प्रोबेबली जो ईथर्स है वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना नहीं सकते, जबकि अल्कोहल्स जो है लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स अगर चूज करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। इसमें आगे लिखिएगा कि ऑल द ईथर्स आर लेस डेंस देन वाटर, all the alcohols are less dense than water, not very soluble in water, but soluble in it has been found कि अगर इसमें हम थोड़ा सा अल्कोहल डाल दें साथ में तो solubility increase कर जाए, तो solubility increases with the presence of small amount of alcohol. That's it. ये physical properties में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं ये अपने को पहले से ही मालूम है ना? इवन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन में आपने देखा कि हम ड्राई ईथर यूज करते हैं, ठीक है? चलो तो ये हो गया। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो हमने पहले भी कर रखा है और फिर वही रिएक्शन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत आता है, रिएक्शन विद हाइड्रोहेलिक एसिड। रिएक्शन विद हाइड्रोहेलिक एसिड, मैं यहाँ पर आपको हाइड्रोहेलिक मतलब एच एक्स के साथ रिएक्शन की बात हो रही है, एच आई लिख देता हूं मैं। रिएक्टिविटी अपने को मालूम है, एच आई ग्रेटर देन एच बी आर ग्रेटर देन एच सी एल है, ठीक है? तो इसमें जैसे मान लीजिए कि आपको ये दे दिया उसने और यहाँ एच आई, तो एच आई का काम क्या है बेटा? एच आई जो है प्रोटोनेट करेगा, ठीक है? ईथर को प्रोटोनेट करा देते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या हो गया? ये जो है अब इसमें इसको आप एक लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक? तो अब इसमें जैसे क्योंकि एच आई में अब आई माइनस बच गया तो ये आई माइनस यहाँ अटैक कर सकता है। अगर ये रिएक्शन हम SN2 मान लें तो वन स्टेप हो जाएगा, यानी इमीडिएट आपको RI मिल जाएगा और ROH मिल जाएगा, ठीक? लेकिन अगर हम इसको SN1 मानते हैं तो क्या होगा? पहले कार्बोकेटायन बनेगा और फिर इस कार्बोकेटायन पे आई माइनस अटैक करेगा। इस तरह से दो पॉसिबिलिटीज की रिएक्शन यहाँ पर आप लिख सकते हो, दो पॉसिबिलिटीज की रिएक्शन। जैसे हमने यहाँ पर HI यूज किया है, आप जो है HI
guys, it got disconnected. Let me repeat this. तो आई वाज सेइंग कि हमने यहाँ पर ईथर लिया आरओआर एचआई के साथ रिएक्शन है, वन इक्विवेलेंट यहाँ पर लिया, तो क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल आपका आरआई बन रहा है और एक आरओएच बन रहा है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने टू इक्विवेलेंट्स ले लिए या एक्सेस ऑफ एचआई ले लिया, तो होता क्या है कि ये जो आपका आरओएच बन रहा है, ये आरओएच फर्दर उस एचआई के साथ रिएक्शन करेगा इन द सेम मैनर। पहले प्रोटोनेट करेगा ऐसे, फिर डिपेंड करता है कि आर कैसा है, उसके हिसाब से आर आई और एच टू दे देगा। इसका मतलब है कि अगर हमने यहाँ एच आई टू इक्विवेलेंट या एक्सेस ले लिया होता, तो हमको दो मॉलिक्यूल्स आर आई के मिलता। ठीक, अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है, जब आप चूज करते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। क्योंकि जब आप अनसिमेट्रिकल ईथर लोगे, तो कैसे पता चलेगा, स्पेशली अगर वन इक्विवेलेंट ले लिया, तो कैसे पता चलेगा कि आपको आर आई बनाना है प्लस आर डैश ओ एच बनाना है, या फिर आपको आर डैश आई बनाना है और आर ओ एच बनाना। हाउ डू वी नो कि कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, उसका डिस्कशन करना है अपने को, एक नोट लिखना है, उससे पहले आप इसको कॉपी करो।
इसको भी कॉपी कर लो और यहाँ पर हम नोट लिखो। बड़ा सिंपल सा नोट है बेटा। नोट जनरली हम इसमें 1 मोल लिखा होगा या कोल्ड एंड डाइल्यूट HI करके लिखा होगा। तो इसमें आप लिखिएगा कि those cases where ethers contain tertiary alkyl group, टर्शरी एल्काइल ग्रुप और बेंजाइल, याद रखना। अगर मान लीजिए कि 2 आर में से कोई भी एक टर्शरी हो गया तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के साथ करानी है, ठीक है। और जो टर्शरी वाला पार्ट है उसको आपको दे देना है I, ठीक है। बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा दिया होता CH3 CH3 CH3O और यहाँ पर मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया और इसकी रिएक्शन HI के साथ 1 इक्विवेलेंट, तो प्रोडक्ट क्या डेफिनेटली बनाएंगे, ये। और आप बोल दोगे कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो हुई है वो SN1 मैकेनिज्म, बिकॉज कार्बोनेट स्टेबल मिल सकता है तो यहाँ SN1 मैकेनिज्म के थ्रू, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक। इसी में मान लीजिए कि मैंने ऐसा करके दे दिया होता, ठीक है। सॉरी ये नहीं, ये बेंजाइल वाला ग्रुप ऐसा है, ठीक है। ये मान लीजिए करके दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को आपको आई देना है। उसके बाद लिखिएगा, मैंने यहाँ पर बोला इफ एनी ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी देन दैट टर्शरी गेट्स आई, ठीक। इफ none of the alkyl group is tertiary, if none of the alkyl groups is tertiary, then smaller alkyl group gets I by SN2 mechanism। मान लो ऐसा दिया, अच्छे से लिख कर रखिएगा। और यहाँ 1 मोल HI लिखा हुआ है तो इसका जो आंसर होगा CH3I हो जाएगा एंड बाकी को OH। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कब हमें छोटे वाले ग्रुप को देना और कब बड़े। बहुत सिंपल, दोबारा सुन लो। अगर टर्शियरी एल्काइल ग्रुप दोनों में से कोई हुआ तो उसको आई मिलेगा, SN1 मैकेनिज्म होगी। और अगर बाय चांस कोई भी टर्शियरी नहीं है तो हमें SN2 मैकेनिज्म के थ्रू स्मॉलर एल्काइल ग्रुप को आई देना, इसको लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें कई बार ऐसे केसेस भी आ जाते हैं जहां पर सॉल्वेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लो ये दिया हुआ है ना? अब इसमें क्या है कि अगर तुम केवल लेफ्ट हैंड साइड के हिस्से को देखोगे तो वो कार्बोकेटायन की उसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है बनाने की। राइट हैंड साइड वाले पार्ट को देखोगे तो वो छोटा ग्रुप है, स्टेरिकली उससे छोटा क्या लगाएँगे? तो वहाँ पर SN2 मैकेनिज़्म के बड़े चांसेस हो जाते हैं। तो अगर इसमें हम लोग लो पोलैरिटी सॉल्वेंट में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है? एनहाइड्रस वे में चाय की रिएक्शन कराते हैं तो आई इसको मिलने के चांसेस हैं। हाइड्रेटेड वे में यानी कि सॉल्वेंट आपने रखा हुआ है, एक्वस वाला सॉल्वेंट रखा है तो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू इसको आई मिलने के चांस। तो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल इन दीज टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। हाइड्रेटेड बोल रहा है, एनहाइड्रस बोल रहा है, सॉल्वेंट उसने चेंज कर दिया है, जहां पर बहुत क्लोज केसेस हैं। ठीक, एक तो ये आप लिख लेना। फिर इसके अलावा जो केसेस हमको लिखने हैं, जैसे मान लीजिए कि उसने ऐसा दे दिया ये, तो इसमें आप देखोगे ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, यहाँ रेजोनेंस है ना ऑक्सीजन के लोन पेयर का बेंजीन के साथ, तो ये ब्रेकिंग अलाउड ही नहीं है, तो ब्रेक केवल यहीं से होगा। और फिर आपको यहाँ पर अगर मान लीजिए HI दिया, आप एक्सेस भी डाल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको इधर ही OH मिलेगा और इधर आयरन आएंगे। फिर इसके अलावा मान लीजिए कि मैं एक ब्रिजेट वाला केस लेकर आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये दिया है, तो इसमें भी ब्रिजेट के में जो है वो तो कार्बोकेटायन भी नहीं बनता है, वहां पर आपका SN2 रिएक्शन भी नहीं होता है, तो यहाँ पर भी आप जब HI लोगे तो यही होगा। बात समझ में आई? तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मान लीजिए कि मैंने आपको ऐसा दे दिया, तो यहाँ पर नो रिएक्शन वाला केस बन जाएगा। ठीक है? ये भी नोट कर लो बड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हम लोगों ने जो मेन रिएक्शन है, जो जो जिसपे कोई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमने डिस्कशन कर लिया बड़ा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो उतना एग्जाम्स में नहीं आते, बट फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ, आप उसको कॉपी कर लो
परहैप्स ये नहीं आएगा पार्ट इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी लिख कर रखिए। एक लिखिएगा रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड्स, ऐसा करके रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड्स, H2SO4 ले सकते हो, HCl ले सकते हो, है ना? C2H5O C2H5 ले लिया मैं, H2SO4 डाल दो। आप इसको सॉल्ट की तरह लिख दो, C2H5OH C2H5 होल ट्वाइस किया, इधर O है, यहाँ H आएगा, प्लस आ जाएगा और HSO4 माइनस, है ना? सोचिए HCl लिया होता तो क्या लिख देते? C2H5 ऑक्सोनियम कंपाउंड्स हैं, सॉल्ट्स हैं बेसिकली, C2H5OH और यहाँ प्लस Cl माइनस। ये सब हमारे लिए क्या हो गया बेटा? सॉल्ट्स हो गए। अब यहीं पर देखो, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर इसमें लेते हो, अल्कोहल भी मिल सकता है, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। तो ये हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है बेटा, मैं वो भी लिख देता हूँ, हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट H2SO4। तो आपने मान लीजिए ऐसा R2O करके मैं लिख दूं और यहाँ पर H2SO4 है ना, डाइल्यूट H2SO4, तो इसका आंसर जो होगा वो आपको 2 मॉलिक्यूल्स ROH के मिल जाएंगे। और बहुत आसान एक्सप्लेन करना है, जैसे आपने ये लिया और H2SO4 लिया, H2SO4 का काम है प्रोटोनेट कर देना, तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना? अब ये पार्ट क्या है इस समय? लीविंग ग्रुप का काम करेगा, राइट? लीविंग ग्रुप का काम करेगा, डाइल्यूट H2SO4 H2O तुम्हारा से न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर देगा इस पे, तो आप देखोगे आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ROH मिलने वाला है। ठीक, ये नोट कर लो। इसमें एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट भी मिल सकता है बेसिकली। जैसे मान लीजिए आपने CH3 CH2O CH2 CH3 से शुरू किया, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो एंड प्रोडक्ट आपका CH3 CH2O SO3H भी मिल सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक रिएक्शन हैलोजिनेशन बोलते हैं, अब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इट हैज बीन फाउंड कि अगर हम ईथर की रिएक्शन, जैसे हमने डाइथाइल ईथर लिया Cl2 और डार्क यहाँ पर, तो अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन होता है, CH3 CH और OCH2 CH मिलता है। फिर आप डालोगे Cl2 डार्क, तो ये CH3 CH ClO CH Cl। ठीक है, अब यहीं पर आपने ले लिया लाइट, ठीक है, Cl2H2। यहाँ पर क्या होता है कि जो H हैं ये सारे के सारे Cl से सब्स्टिट्यूट, तो ये इसी केस में ये बन जाएगा करीब C2Cl5 होल ट्वाइस। तो नोट कर लो।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में रिएक्शन जैसे आप एसिड हैलाइड ले लो, एसिड एनहाइड्राइड ले लो, उसके साथ रिएक्शन रिएक्शन आप RCOCl ले लो, रिएक्शन आप RCO होल ट्वाइस O ले लो, इन सब के साथ रिएक्शन करने पे एस्टर मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया CH3COCl और यहाँ पर R2O, ZnCl2 हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हो तो ये RCl एक तो मिल जाएगा और फिर मिलेगा आपको CH3C डबल बॉन्ड O एस्टर। ये लिख सकते हो CH3C डबल बॉन्ड O COR। इस केस में भी सेम मैनर है ना, कोई वो नहीं है। RCl सॉरी इस बार RCl नहीं क्योंकि आपका लिविंग ग्रुप ये हो गया ना, तो RCOO R एक्चुअली इधर से भी मिलेगा और उस तरफ से भी मिलेगा, तो 2 मोल्स यहाँ पर आपको एस्टर मिलेगा। इसको नोट कर लो। जिंक क्लोराइड यूज करते हैं बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, तो वो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है उसको प्रोटोनेट करता है, तो इससे जो होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कार्बन की बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी तो फिर अटैक करने की चांसेस बढ़ जाते हैं, जो आप लेते हो यहाँ पर आगे। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें एक रिएक्शन लिखिएगा R2O प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, करीब 125 डिग्री टू 180 डिग्री सेल्सियस है, 500 ATM प्रेशर, BF3H2O, तो ये बनता है RCOOR। ठीक है, फिर एक रिएक्शन इसकी है PCl5 के साथ, ROR प्लस PCl5। ठीक है, लाइट में रिएक्शन लिखते हैं या हीट करके दिया होगा तो ये RCl बनाता है। ठीक है, और साथ में POCl3, RCl प्लस POCl। अगर यहाँ पर डार्क लिखा हुआ है तो नो रिएक्शन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हो गया। इसके अलावा इसमें इसके अलावा इसमें यहाँ पर C2H5O C2H5 और Al2O3 के साथ हमने करीब 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको एल्कीन भी मिल सकता है, CH2 डबल बॉन्ड। ये लिख लो। फिर इसकी एक रिएक्शन है एक्शन ऑफ एयर ऑन ईथर, एक्शन ऑफ एयर ऑन ईथर। ठीक है, तो CH3 मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेन रिएक्शन मैंने ऑलरेडी HI वाली कर दी है, बाकी आप लिख कर रखो, इतना कोई खास लगता नहीं है मुझे कि पूछा जाएगा। इसको ईथर पेरोक्साइड कहते हैं, हेवी पंजेंट ऑयली लिक्विड एक्सप्लोसिव है ये। ठीक है, ये नोट कर लो। इसके अलावा रिएक्शन विद P2S5 लिखिएगा, P2H5O C2H5 लिया, P2S5 के साथ रिएक्शन C2H5S C2H5, ये थायोईथर मिल गया। इसको भी नोट कर लीजिएगा। Guys, we have completed
दैट ईथर पार्ट, ये हमारा फिनिश हो गया है। आप इपॉक्साइड की देखो प्रिपरेशन हम पहले भी कर चुके हैं, कोई खास उसमें वो है नहीं। अगर आप कोई एल्कीन चूज करते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने CH3CH ये चूज कर लिया, या CH2 डबल बॉन्ड CH2 चूज कर लिया, इसकी रिएक्शन पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दो आप, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल है, CF3CO3H है, मेटाक्लोरोपेरोक्सी बेंजोइक एसिड MCPBA जिसको बोलते हैं, सब में अगर आप हाइड्रोलिसिस नहीं करा रहे हो तो आपका एपॉक्सीडेशन ही केवल होता है, और एपॉक्सीडेशन होगा तो CH3CH CH2O, ये पहले केस में मिल रहा है, CH2CH2O ये सेकेंड केस में मिल रहा है आप, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ऑलरेडी हमने किया हुआ है, इसको आप लिख सकते हो। और जहाँ तक बात है रिएक्शंस की, तो इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म में, अगर आप में से किसी का भी छूट गया तो उसको चेक कर सकते हैं। दो रिंग ओपनिंग्स हम इसमें पढ़ते हैं, एक एसिड कैटालाइज्ड और एक बेस कैटालाइज्ड। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजन में भी रिएक्शन तो इसकी देख ली थी। एसिड कैटालाइज्ड में जो, बिकॉज पहले H+ आता है, प्रोटोनेट करता है ऑक्सीजन को, फिर SN1 टाइप रिएक्शन होती है, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो उस कार्बन पर अटैक करता है जो जिसपे ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड, SN1 टाइप की। अगर बेस कैटालाइज्ड है तो डायरेक्टली अटैक करना होगा, और वो सीधे उस कार्बन पे अटैक करता है जो लेस क्राउडेड होगा, SN2 टाइप हो जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें क्या बोलते हैं, अगर एल्कीन आपने जैसे लिया होता है ना, उसका रिएक्शन O2 के साथ सिल्वर की प्रेजेंस में करीब 2, तो भी आपको ये ऑक्सीडेशन ही होता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये रिएक्शन सारी मेरे ख्याल से हमें फिनिश करनी है, इसको नोट कर लो पहले। अब कुछ क्वेश्चंस पे आपको देता हूँ, इसके बाद आप रेस्ट करेंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा इसमें, जैसे मान लीजिए उसने ये दे दिया, अब मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक। तो अब इसमें कैसे सोचना है, सबसे पहली बात है कि जो ये NaOH है, ठीक, वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है, वो बेस का भी काम कर सकता है। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, कई बार क्या होता है वो लिख देता है 1 इक्विवेलेंट या 1 मोल, तो अगर वो 1 मोल लिखा हुआ है तो वो पहले एसिड बेस रिएक्शन ही प्रेफर करेगा, और अगर एसिड बेस रिएक्शन हुआ तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ये। और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, ये जो आपको बेंजाइल ब्रोमाइड यहाँ पर दिया। तो आपका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको
चल, अब एक दो क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, वो आप ट्राई करिए। ठीक है, यहाँ पहले एक्स बनाया, फिर एक्स यहाँ पर यूज किया। इसको भी करिएगा। यहाँ पर बी लिया और बी में हमने सोडियम डाला तो एक्स, दैट एक्स आई एम यूजिंग। चलो, तो गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस ईथर पार्ट आल्सो। ठीक है, चलो।